आपका अपने YouTube चैनल एजुकेटर गुरु पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, वर्तमान में जो कोविड का संक्रमण है वो बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहा है। देखिए, अभी जो कोविड का संक्रमण है उसमें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है आप बहुत ज़्यादा घबराएं या बहुत ज़्यादा तनाव लें। जो कोविड है, आप आराम से, जो कोविड की आपको वैक्सीन लगवाई जानी है वो वैक्सीन को आप लगवाएं। वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, ये आप समझें। अगर एजुकेटेड लोग ही नहीं समझेंगे, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो कार्य नहीं चलेगा। ठीक है, हम एजुकेटेड लोग हैं और हमारा पहला कार्य है जो हमारा समाज है उसको जागरूक करना। तो आप वैक्सीनेटेड, सभी लोग वैक्सीनेटेड होंगे यही आशा करता हूँ। ठीक है, और परिस्थिति कभी भी, कोई भी, कैसी भी हो, आपको अपने लक्ष्य से कभी भी पीछे नहीं हटना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। तो आपका जो लक्ष्य है, चाहे वो आप सिविल सर्वेंट बनने का लक्ष्य रखते हो, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम का आपका जो लक्ष्य हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का आपका लक्ष्य हो सकता है। मैं आशा करता हूँ 2022 में आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ अपने टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है, करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आपसे मैं ये आशा करता हूँ कि आप अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो इसे शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है यूनियन बजट 2022-23 के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, बजट वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक होता है अपने आप में, लेकिन हम जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। गाइस, सबसे पहले आपको समझना होगा जो बजट शब्द है इसका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं। कई बार जो होता है वो कथन कारण में आपको सवाल दिया जाता है कि बजट शब्द का उल्लेख संविधान में किया गया है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, बजट जो शब्द है उसका उल्लेख संविधान में नहीं है। हम आम बोलचाल की भाषा में बजट शब्द का इस्तेमाल जरूर करते हैं, पर बजट शब्द जो है वो संविधान में नहीं है। संविधान में कौन सा शब्द है? तो संविधान में जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 112 के अनुसार, जब आर्टिकल आप 112 पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आर्टिकल 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का यूज किया गया है। केंद्र सरकार की बात करेंगे तो आर्टिकल 112 के अंतर्गत, जबकि राज्य सरकार की बात करेंगे तो 202 के अंतर्गत जो है वो बजट का उल्लेख आपको मिलेगा। बात करें बजट के बारे में तो बजट एक क्या है? धन विधेयक है, मनी बिल है। अगर बजट जो है वो लोकसभा से पास नहीं होता, अगर लोकसभा से बजट पास नहीं होता है तो सरकार क्या होती है? सरकार गिर जाती है। याद रखेंगे आप, कभी भी मनी बिल है, लोकसभा से पास नहीं हुआ इसका मतलब क्या? वो लोकसभा में सरकार का बहुमत नहीं। अगर लोकसभा में सरकार का बहुमत नहीं होता है तो गवर्नमेंट गिर जाती है, कि सरकार जो होती है वो निरस्त हो जाती है, सरकार नहीं रहती। ठीक है, तो हमेशा मनी बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और लोकसभा में पास होगा ही। तो आपसे पूछा जाएगा जो बजट है वो कैसा विधेयक है, तो आप कहेंगे धन विधेयक है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया है? तो आप क्या कहेंगे? मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक बार बजट पेश किया है। कितनी बार? 10 बार इन्होंने पेश किया है बजट को। अगर बात करें निर्मला सीतारमण जी की, तो जो हमारी वित्त मंत्री हैं इनका ये चौथा बजट था। ठीक है, और ये भी आपको यहाँ याद रखना है, हमारा दूसरा जो है वो पेपरलेस बजट है। ठीक है, डिजिटल बजट। इससे पहले 2021 में आया था, जो 2021-22 के लिए, अब 2022-23 के लिए भी क्या है? पेपरलेस बजट है। ठीक है, डिजिटल है, आपको याद रखना है। दूसरी बार पेपरलेस बजट है, ये मैं आपको बता ही चुका। तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आशा करता हूँ आपने नोट किए होंगे। इन पॉइंट्स को नोट जरूर करें। अगर आप हमारी पीडीएफ को चाहते हैं, जो हम यूट्यूब चैनल पर जितनी भी क्लास लेते हैं उन सभी पीडीएफ्स को चाहते हैं कि आपको पीडीएफ मिले, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो और हमारे लेखपाल का जो बैच चल रहा है उसकी वीडियो नहीं देखें तो उसे जाकर ज़रूर देखें और कमेंट के माध्यम से बताएं हमारे जो वीडियो हैं वो आपको कैसी लग रही हैं, हम कैसे उनमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, आप जो भी चीज़ें, आपका जो भी सुझाव होंगे वो हम उनमें जो है वो कार्य करेंगे और आपको बेस्ट कंटेंट
जितना हम बेस्ट दे सकते हैं, हमारी टीम आपको बेस्ट दे सकती है, वो आपको प्रोवाइड करने का कार्य करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फिर। देखिए, अब बात करते हैं बजट 2021-22 के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हमारा बजट का अनुमान था 2021-22 के लिए, वो कितने का था? 34.83 लाख करोड़ रुपए का बजट का अनुमान किया गया था। लेकिन संशोधित अनुमान क्या आया है? 37.70 लाख करोड़ रुपए। आपको ये याद नहीं रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बजट का जो संशोधित अनुमान है वो कितने का है? 37.70 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.9% रहने का अनुमान है, जबकि 2022-23 में राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी का 6.4 रहने का अनुमान है। ये आपको इम्पोर्टेंट लाइन है, आपको याद रखनी है। अगर बात करें 2022-23 के लिए तो 6.4, और 2000 जो चालू वित्त वर्ष है, डेट मीन्स 21-22 वाली, उसके लिए जो राजकोषीय घाटा है वो क्या रहेगा? 6.9% रहेगा। सरकार का जो घाटा होता है वही क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा कहलाता है। ठीक है, हमारा घाटा होता है तो हम उसे घाटा कह देते हैं, सरकार का होता है तो राजकोषीय घाटा कहलाता है। याद रखेंगे 6.9% है, और 2022-23 के लिए कितना है? 6.4%। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है 9.2 रहने की संभावना है। कितनी रहने की संभावना है? 9.2। यहाँ आपको समझना होगा, देखिए जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने अपने भाषण की जो शुरुआत थी वो इसी शब्द से की थी कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.27 रहने का अनुमान है, जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है। जितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, लाइक यूएसए, फ्रांस, ठीक है, ब्रिटेन, इन सब में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है भारत की सर्वाधिक है। कितनी? 9.2। ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। मैं अभी यहाँ पर आपको लगा दे रहा हूँ इम्पोर्टेंट, जिससे आप याद रखेंगे ये चीज़ें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उसके बाद, बजट में प्रमुख 4 बिंदुओं पर जोर दिया गया है। देखिए यहाँ मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा, लेकिन यहाँ 4 पॉइंट होंगे। कौन कौन से 4 पॉइंट हैं? पहला पॉइंट है पीएम गति शक्ति। दूसरा पॉइंट है समेकित विकास, डेट मीन्स सबका साथ सबका विकास। तीसरा है उत्पाद संवर्धन और निवेश पर कार्य करना। और चौथा है निवेश जो हम कर रहे हैं उसको वित्तीय सहायता प्रदान करना। बात करें पीएम गति शक्ति, तो इस योजना का जो तात्पर्य है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें, इन सबको क्या बढ़ावा देना ही क्या है पीएम गति शक्ति। आपसे पूछेगा कि पीएम गति शक्ति के अंतर्गत कितने पिलर्स हैं, तो आपको यहाँ याद रखना है पीएम गति शक्ति के अंतर्गत 7 पिलर हैं। ठीक है, 7 इसके स्तंभ हैं पीएम गति शक्ति के। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, अगर थोड़ा डीप में जाकर सवाल पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा जो पीएम गति शक्ति है उसके अंतर्गत कितने जो स्तंभ हैं, तो आप क्या कहेंगे? 7 स्तंभ हैं। देखिए, अगर साधारण भाषा में समझे तो पीएम गति शक्ति का मतलब है जितने भी बड़े मंत्रालय हैं, एक जैसे मंत्रालय हैं जो एक दूसरे से संबंधित हैं, उन्हें एक कर देना। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या करना? विकास करना पीएम गति शक्ति का मुख्य उद्देश्य है। फिर हमारा अगला पॉइंट है 2022-23 में 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। याद रखने कितने मल्टी लॉजिस्टिक पार्क बनाए जा रहे हैं? 4। आपसे पूछा जाएगा 4, 6, 8, 10 ऑप्शन देके, तो वहाँ 4 ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जैविक खेती को, मतलब जितने भी हमारे रसायन हैं उनका प्रयोग क्या करेंगे? कम करेंगे, और जैविक खेती को बढ़ावा देंगे। इसका भी जो जिक्र है वो हमारे बजट में किया गया है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा तो हमारी जितनी भी बीमारियां हैं वर्तमान में फैल रही हैं वो कम होंगी, और बहुत सारी प्रॉब्लम समस्याएं जो हैं इंसानों को कम होंगी। हालांकि जैविक खेती आपको महंगी भी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन ये अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का। और नेक्स्ट हमारा है 400 नई पीढ़ी वंदे भारत रेल अगले 3 सालों में। देखिए वंदे भारत जो रेल हैं वो 400 नई चलाई जाएंगी 3 साल के अंतर्गत, अगली जो आने वाली 3 साल है उसमें। ये भी एक अच्छी पहल है सरकार की। बिल्कुल जो परिवहन है उसको सुगम बनाने का कार्य गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है।
ठीक है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कितनी नई वंदे भारत रेल बनाई जाएंगी? 400 नई बनाई जाएंगी, ठीक है। यहाँ आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, 2022-23 में रिजर्व बैंक की डिजिटल मुद्रा लागू होगी। याद रखिए, डिजिटल मुद्रा। यहाँ सरकार ने जिक्र कर दिया है किसका? डिजिटल मुद्रा का। जो अभी हम लेन देन करते हैं वो किस में करते हैं? करेंसी में करते हैं। हम पैसा देते हैं, पैसा लेते हैं। आरबीआई क्या करें, हम एक डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेंगे, ठीक है। और यहाँ आपको याद रखना है, सरकार ने ये भी कहा है कि जो करेंसी होगी डिजिटल, वो ब्लॉकचेन पद्धति पर आधारित होगी। देखिए, और आपने एक चीज और भी सुनी होगी, अगर आपने बजट सुना होगा, बजट अगर आपने पढ़ा होगा बजट के बारे में, अगर नहीं भी पढ़ा तो आप समझ लीजिए कि जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है, मैं क्रिप्टो करेंसी को के आर से लिख रहा हूँ, आप सी आर से भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्रिप्टो जो करेंसी है उस पर गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 30% टैक्स लगाएंगे। ह्यूज टैक्स। 30% का जो टैक्स है वो बहुत ह्यूज टैक्स है गवर्नमेंट के द्वारा जो लगाया जा रहा है। लेकिन याद रखिए, यहाँ पर ध्यान जो रखना है आपको कि रिजर्व बैंक क्या कर रही है? डिजिटल मुद्रा लागू कर रही है। दूसरा क्या कर रही है? ब्लॉकचेन टेक्निक पर आधारित करेंसी होगी। तो आने वाले भविष्य में क्रिप्टो करेंसी की बात हमारी गवर्नमेंट कर रही है, अप्रत्यक्ष रूप से करिए, प्रत्यक्ष रूप नहीं। भाई 30% क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने का मतलब क्या है? देखिए, अल सल्वाडोर के बारे में आप जानते ही होंगे, उसने क्या किया? अपनी जो क्रिप्टो करेंसी है वहां अपने देश में, उसको क्या कर दिया? लीगल कर दिया, लीगल टेंडर बना दिया, लेन देन की मुद्रा बना दी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कैसे क्रिप्टो करेंसी का निर्माण होता है, और क्रिप्टो करेंसी से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे क्रिप्टो करेंसी की खोज हुई, इन सभी चीजों पर चर्चा हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्रिप्टो करेंसी पे, उसमें हम जानेंगे। लेकिन यहाँ आप याद रखिए, ठीक है, ये चीजें। नेक्स्ट पॉइंट है, 19,500 करोड़ सोलर एनर्जी पर खर्च कर रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और सरकार वैसे ही भी हमारी जो है सोलर एनर्जी पर कार्य कर रही है, क्योंकि हमें कार्बन का जो उत्सर्जन है वो लगातार कम करना है। गाँव में जो नेट की सुविधा होती है, ब्रॉडबैंड की जो सुविधाएं होती हैं वो प्रदान की जाएंगी। हाँ, डेट्स वेरी गुड। 5G जो सेवाएं हैं स्टार्ट होंगी, तो आपको बातचीत करने में, वीडियो कॉल करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, हर घर नल जल योजना। हर घर नल जल योजना के अंतर्गत 60,000 रुपए, ठीक है। कितने हजार करोड़? 60,000 करोड़ रुपए सरकार देगी हर घर नल योजना। हर घर में क्या हो? नल हो, हर घर में क्या पहुंचे? पानी पहुंचे। इसी योजना के अंतर्गत सरकार क्या करेगी? 60,000 रुपए खर्च कर रही, 60,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, 75 बैंकिंग यूनिट देश के 75 जिलों में स्थापित होंगे। ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा कितने बैंकिंग यूनिट जो है वो सरकार स्थापित करेगी। तो 75 बैंकिंग यूनिट, और कितने जिलों में? 75 जिलों में। इसका उद्देश्य क्या है? बैंक और पोस्ट को आपस में जोड़ना है, आपस में समन्वय स्थापित करना है, इसका मुख्य उद्देश्य होगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पीएम आवास योजना के अंतर्गत 80 लाख और मकान बनाए जाएंगे। 80 लाख। देखिए, जो हमारी कुछ प्रमुख योजनाएं हैं और जो सबसे ज्यादा फेमस रही, एक उज्ज्वला योजना जो है बहुत फेमस है और कार्यकारी सिद्ध हुई, ठीक है। मनरेगा योजना हमारी बहुत फेमस हुई है। इंदिरा आवास योजना जो बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना बनी, वो भी काफी फेमस रही है। उसी योजना के अंतर्गत 80 लाख और आने वाले समय में क्या है, वित्तीय वर्ष में मकान बनाए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट आपको याद रखना है, 7 जो मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से पिलर्स आपको बताए थे स्तंभ, वो देखिए इस प्रकार है। जैसे सड़क, रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना से संचालित होगा, ठीक है। राष्ट्रीय मास्टर प्लान जिसका उद्देश्य विश्व स्तरीय आधुनिक अवसंरचना तथा लॉजिस्टिक को सही करना। वेरी गुड। नेक्स्ट बात करें, एक्सप्रेस बेस के लिए एक्सप्रेस वे जो है उनके लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। और 2022 से 2023 के अंतर्गत 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा। ये पॉइंट भी इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। कितने किलोमीटर है? 25,000 किलोमीटर का। और हमारे जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वो एक बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। आपने देखा होगा, जो
सड़क एवं परिवहन मंत्रालय है, उसका कार्य लगातार चलता रहता है, लगातार वो अच्छे क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि कितने किलोमीटर हम नेशनल हाईवे बनाएंगे 2022-23 में, 25,000 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, 4 मल्टी मॉडल में आपको पहले ही बता चुका ये सारी चीजें। 400 वंदे भारत, वेरी गुड, ये मैं बता। कवच का क्षेत्र विस्तार होगा। कवच का, देखिए कवच का मैं आपको मतलब बताऊं। देखिए कवच जो है साधारण भाषा में आप समझिए, मान लीजिए ये रेलवे ट्रैक है, एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है। ठीक है, तो एक ही रेलवे ट्रैक पर अगर दो ट्रेन आमने सामने आ जाती हैं तो एक निश्चित दूरी में वो ट्रेनें ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, रुक जाएंगी। ये क्या कहलाती है, कवच सुरक्षा कहलाती है। इसी के अंतर्गत भी सरकार क्या कर रही है, कार्य कर रही है। और जीरो दुर्घटना हो, इसके लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको कि दो ट्रेनें आमने सामने से आ रही होंगी, एक ही पटरी पर होंगी, तो वो कुछ निश्चित दूरी में क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिक रूप से रुक जाएंगी। यही क्या कहलाता है, कवच कहलाता है। कवच सुरक्षा अगर आपसे पूछा जाए किससे संबंधित है, तो सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, शिक्षा पे भी क्या है, बहुत अच्छे इनिशिएटिव किए गए हैं। जो वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम है, उनको 200 टीवी चैनलों में परिवर्तित किया गया है। अभी क्या था, वन क्लास वन टीवी के अंतर्गत जो चैनल थे, उनकी संख्या बढ़ाकर सरकार ने कितनी कर दी है, 200 कर दी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए एकीकृत कार्यक्रम मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.2 जारी किया जाएगा। किससे संबंधित है ये, स्वास्थ्य से संबंधित है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा जो बजट है उसमें रुपए सबसे ज्यादा आता कहाँ से है। सरकार के पास जो वही रुपए आ रहा है ना, देखिए पहले से वो टैक्स ले रही है हमसे। ठीक है, जीएसटी के रूप में सरकार के पास रुपए पहुंच रहा है। कुछ राज्य सरकार से टैक्स लेती है, उसके आधार पर कुछ इनकम पे टैक्स मिलता है, उस आधार पर गवर्नमेंट के पास रुपए पहुंचता है। ऐसा तो नहीं है ना गवर्नमेंट खुद कमा रही है, गवर्नमेंट भी तो हमारा ही रुपए, जो जनता का रुपए होता है, जनता जो टैक्स देती है, उसी से सरकार को क्या होता है, मुद्रा की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो जो मुद्रा की प्राप्ति है वो सर्वाधिक कहाँ से होती है, कैसे गवर्नमेंट को प्राप्त होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए इसके लिए ट्रिक भी है, कि हम भारतीय लोग हैं और भारतीय लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा रुपए कहाँ से आता है भारतीयों के पास, उधार लेने से आता है। तो बोरोइंग, सरकार के पास भी सबसे ज्यादा रुपए कहाँ से आता है, उधार लेने से आता है। अब आपसे पूछा जाएगा सबसे रुपए खर्च कहाँ किया जाता है। भाई सबसे ज्यादा रुपए लिया कहाँ से जा रहा है, उधार लेने पर। जब हम उधार ले रहे हैं सबसे ज्यादा रुपए, तो सबसे ज्यादा खर्च भी कहाँ करेंगे, सबसे ज्यादा खर्च भी उधार में जो वापस करेंगे, जो हम उधार में जो ऋण चुकाएंगे, ठीक है, उसमें खर्च करेंगे। ये देखिए इंटरेस्ट पेमेंट में हमारा 20% सर्वाधिक खर्च होता है। उसके बाद हमारा स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस में जो खर्च होता है 17%। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आ कहाँ से रहा है, उधार से आ रहा है। जहाँ कहाँ रहा है, टैक्स को देने में, मतलब इंटरेस्ट को देने में, ब्याज देने में जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सरकार ये पूछा जाता है एग्जामों में, बहुत एग्जामों में। देखिए चाहे नेशनल हेल्थ मिशन हो, चाहे जल जीवन, हर क्षेत्र में गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो हमारा बजट है उसको बढ़ाया है। जैसे बात करें नेशनल हेल्थ मिशन की, तो पहले 34,000 करोड़ था, अब 37,000 करोड़ 800 कर दिया है। ठीक है, जल जीवन मिशन में भी 60 था, पहले 45 था, अब 60 कर दिया है। हर क्षेत्र में गवर्नमेंट ने बजट में क्या किया है, बढ़ोतरी की है। चाहे वो नेशनल एजुकेशन मिशन हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, चाहे पीएम किसान योजना हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ भी देखिए बढ़ोतरी हुई है। आत्मनिर्भर भारत में भी बढ़ोतरी हुई है। रोजगार योजना के अंतर्गत पहले 5,000 करोड़ रुपए, 6,400 करोड़ रुपए, 6,400 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए ये जो मिनिस्ट्री को अलोकेट किया गया है जितना बजट, उस हिसाब से एक चार्ट है। सबसे ज्यादा अगर बात करें जो खर्च किया गया है, और एक ये हमारे लिए गर्व की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे पिछले कुछ सालों से लगातार जो है वो अच्छा इन्वेस्ट कर रही है। और ये हमारे जवानों के लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम जो डिफेंस है उस पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करें। तो सबसे ज्यादा खर्च की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर किया गया है बजट में। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और हमने बजट के जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आशा करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी